कहानी अब आगे। रानी हॉल में आकर सबके बीच में बैठते हुए बोली, आज बहुत दिनों बाद घर में इतनी खुशी आई है। इस पर देविका झट से बोल पड़ी, हाँ रानी, तुमने सही कहा। पिया के जाने के बाद से तो ये घर काटने को दौड़ता था, पर अब सब ठीक हो गया है। अरे भाई, आप सब मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं कब से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ अंकल जी बोलिए। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि अब बिना देरी किया पिया और रवि दोनों की शादी करा दे। हम लोगों ने पहले ही काफी देर कर दिए है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? देविका जी ये बात सुनते ही उठ खड़ी हुई और बोली, मैं तो कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। आपने बिल्कुल ही सही कहा, हमें अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ये सारी बात राधा भी चुपचाप बैठी सुन रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि पिया को ही मार दे, ना रहेगी ये लड़की और ना ही होंगी कोई शादी। लेकिन ये सब वो अपने मन में दबाए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ सबके हाँ में हाँ मिला रही थी। वाओ आंटी, कितना मजा आएगा ना, मेरी दीदी और मेरे दोस्त की शादी। मैं तो सोच सोच के ही एक्साइटेड हुए जा रही हूँ। आप अंकल जी जल्दी से पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवा ले और इधर का सारा काम मैं देख लूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, तब हम कल ही पंडित जी से मिलते हैं। ये सारी बात रवि भी सर झुकाए अपने मोबाइल में काम करने के बहाने सुन रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था। वो वहां से धीरे से उठकर रसोई घर की तरफ चला गया। उसको जाते रानी ने देख लिया था। पिया जो रसोई में काम कर रही थी, उसे नहीं पता था कि बाहर उसकी शादी की बात हो रही है। रवि चुपके से पिया के पीछे आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। पिया को तो एक पल के लिए बहुत डर लगा और वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, कौन कौन? रवि पिया को पकड़े हुए ही धीरे से बोला, तुम्हारा प्यार। जैसे ही पिया ने रवि की आवाज सुनी, वो बहुत ही शर्मा गई और शर्म के मारे रवि से दूर होने की कोशिश करने लगी। पर रवि ने उसको और कस के पकड़ लिया। पिया अपनी नजरें झुकाए हुए बोली, रवि मुझे छोड़ो, कोई देख लेगा। अच्छा सच में छोड़ दूं, सोच लो। और उसने छोड़ दिया। पिया तुरंत रवि की तरफ अपना चेहरा करते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, कुछ चाहिए था? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले। रवि की बात पूरी होती उससे पहले ही पिया बोल पड़ी, उससे पहले क्या? रवि पिया को खींचकर अपने पास लाते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर धीरे से बोला, उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। पिया रवि को अपने इतना करीब पाकर उसकी तो सांसें तेज हो गई और वो धीरे आवाज में ही पूछी, क्या? रवि पिया के होठों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा था कि तभी पीछे से रानी की खांसने की आवाज सुनाई दी, तो पिया झट से रवि को धक्का देते हुए दूर खड़ी होकर झूठी मुट्ठी काम करने का दिखावा करने लगी। सॉरी, सो सॉरी गाइस, मैं तो यहाँ पिया दीदी को बुलाने आई थी, पर यहाँ तो रोमांटिक सीन चल रहे थे। रानी थोड़ा मजाक करते हुए बोली। तभी रवि बोलता है, हमेशा की तरह गलत टाइम पर ही तू पहुंचती है। ये बोलकर वो रसोई से निकल गया। रानी पिया के पास जाते हुए बोली, वाह दीदी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। पिया रानी की बात सुनकर शर्म से लाल हुए जा रही थी। फिर रानी के इधर घूमकर बोली, अब तू मुझे छेड़ना बंद कर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पिया को सच में बहुत ही अजीब फील हो रहा था। दीदी आप इतनी शर्मा क्यों रही है, आपने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और आपको रवि ने कुछ बताया? पिया थोड़ा संदेह भरे शब्द में पूछी, क्या वो कुछ बोल तो रहा था कि मुझे कुछ बताना है, पर? हाँ हाँ मैं समझ गई दीदी। और हंसने लगी। पिया रानी को हल्का से मारते हुए बोली, अब तू हंसना बंद करेगी नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगी। और मैं आपको ये बताने आई थी कि बाहर सभी आपकी और रवि की शादी की बात कर रहे थे। कल तो अंकल जी पंडित जी से मिलने जा रहे हैं। पिया खुशी के मारे बोली, क्या तू सच बोल रही है? हाँ मेरी भोली बहना, इसीलिए तो मेरे जीजू आए थे यहाँ। पर मैंने तो गलत टाइम पर ही एंट्री मार दी। तू भी ना रानी। अच्छा दीदी, अब आप शादी तक ये रसोई में आना बंद कर दीजिए, यहाँ का मैं देख लूंगी। आप हमेशा सबके लिए ही करती है, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। अब आपकी शादी होने वाली है और आप दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाते हो। मैं ये सोच रही हूँ कि आप रवि के लिए कुछ प्लान कीजिए, उसे अच्छा लगेगा। शायद तू सही बोल रही है, मुझे रवि के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हम यही तो, आज रात मैं छत पर सारी तैयारी कर दूंगी, आप बस रवि को लेके ऊपर आ जाएगा। पर तू करेगी क्या रानी? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रानी ने पिया से कहा, दीदी आप सिर्फ रवि को छत पर किसी बहाने से ले आना, बाकी सब मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। तब पिया ने हम में अपना सर हिला दिया। रात का समय हो गया था, सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए थे।
जब रानी ने देखा कि सभी अपने कमरे में चले गए हैं तो उसने पिया को इशारे करते हुए कहा अब आप छत पर जा सकती है। पर रानी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर रवि को ये सब पसंद नहीं आया तो? आप भी ना दीदी एकदम ही बुद्धू ही हो। उसे पसंद क्यों नहीं आएगा? वो तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने का कितना बहाना करता रहता है, ऊपर से अब तो कुछ ही दिनों में आपकी शादी भी हो जाएगी। उससे पहले ऐसे कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना किसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा आप एक काम करो, आप जाओ छत पर, मैं ही रवि को किसी बहाने ऊपर भेजती हूँ, आपसे तो होने रहा। मैं फिर बोल रही हूँ रानी, मुझे नहीं लगता है कि रवि को ये सब अच्छा लगेगा। रानी पिया को सीढ़ियों के ऊपर ढेलती हुई बोलती है। लेकिन फिर भी आप ऊपर जाओगी? मैं वो सब नहीं जानती, जो होगा देखा जाएगा, और अगर रवि गुस्सा करेगा तो मैं बोल दूंगी कि ये सब मैंने किया था। अब जाओ। पिया किसी तरह ऊपर चली जाती है। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर रानी के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई थी। ऊपर से उसे खुद भी रवि के साथ कुछ देर बैठकर बातें करने का मन था, लेकिन घर में तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पर रहा था, इसीलिए रानी ने ये तरीका सोचा। रानी रवि के कमरे पर पहुंचकर दरवाजा लॉक करते हुए बोली, रवि क्या तुम सो गए? रवि जो अपने बेड पर लेटकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रानी की आवाज सुनी तो झट से बेड पर से उठते हुए बोला, नहीं अंदर आ जाओ। क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं यार रवि, वो मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ कि मिस्टर करण तुमको छत पर बुला रहे हैं। बोले कि उन्हें तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो इसीलिए मैं तुमको बताने आ गई। रवि थोड़ा संदेह भरे शब्द में बोला, करण को मुझसे क्या बात करनी है, वो भी छत पर? अभी तो हमने साथ में खाना खाया, पर उसने तो मुझे कुछ बोला नहीं। फिर? अब रवि वो सब मुझे नहीं पता, तुम खुद ही जाकर देख लो क्या इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है मैं देखता हूँ, बोलकर वो बेड पर से उतरकर छत की तरफ चला गया। रानी खुद में ही बोलती है, वेल डन मिस रानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चलो सोने, बोलकर सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन गलती से वो करण से टकरा गई, जिसके कारण करण जमीन पर गिर गया और रानी उसके ऊपर। कुछ देर तो करण की निगाहें बस रानी के चेहरे को ही देखता रहा, पर फिर खुद को संभालते हुए उसने रानी को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? रानी जो इस वक्त मन ही मन बहुत डॉक्टर गई थी कि अब तो करण उस पर बहुत गुस्सा करेगा, और करे भी क्यों ना, गलती भी तो मेरी ही है, मैं ही बिना देखे चल रही थी। पर जब करण कर शब्द उसके कानों में गए तो वो वही भूत बनकर करण को देखती रही। तो करण ने फिर से अपने शब्द दोहराते हुए बोला, आपको कहीं चोट तो नहीं ना लगी? रानी करण की आवाज सुनकर होश में आई और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, इसीलिए गलती से मैं आपसे टकरा गई। कोई बात नहीं। करण ये बोलकर वहां से निकल गया। अब रानी को समझ नहीं आ रहा था कि करण आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, पर मन ही मन खुश भी हो रही थी कि करण ने उसकी फिक्र करी। यही सभी सोचते हुए वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। इधर रवि छत पर पहुंचा तो उसे वहां करण तो नहीं मिला, पर पिया जो कि आज बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की गाउन पहनी खड़ी थी। डॉट डॉट उसे देखकर रवि के तो जैसे अपने दिल पर काबू ही न रहा हो। डॉट 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 वो पिया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे रवि के कदम पिया के तरफ बढ़ते, पिया की घबराहट और बढ़ती जा रही थी, पर वो फिर भी अपने जगह पर खड़ी थी। डॉट 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 और देखते ही रवि पिया के एकदम पास जा पहुंचा और अपने चेहरे पर गुस्सा जैसा भाव लाकर पिया से ऊंचे आवाज में बोलता है, क्या है ये सब? और तुमने ये क्या पहना है? रवि का बस इतना बोलना की देरी थी कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बिना कुछ बोले ही दौड़कर छत से नीचे की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, पीछे से रवि ने उसकी कलाई पकड़कर अपने ओर जोर से खींच लिया और हल्की स्माइल के साथ बोला, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रवि की बातों ने उसको पूरे अंदर से हिला कर रख दिया। पिया एकदम गुस्से में बोली, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। अच्छा बाबा अब माफ भी कर दो, एक मजाक भी नहीं कर सकता हूँ मैं। पिया रवि की नजरों में अपनी आंसुओं से भरे नजरें डालती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, पर अभी जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने में मुझे कितना अजीब लगा, पर मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि रानी ने बोला कि तुमको ये सब अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने ये गाउन भी पहना, जबकि इसमें मुझे चला भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या, तुमको तो मजाक करना पसंद है ना, मुझे जाने दो। रवि अब गंभीर होते हुए पिया की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक के कारण तुम इतनी हट हो जाओगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। रवि की बातों ने उसका गुस्सा खत्म कर दिया और वो बोली, ठीक है माफ किया, पर अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ हाँ समझ गया, पर सच में आज तुम बहुत ही हॉट लग रही हो।
बोलकर पिया के होठों के करीब जाने लगा। पिया रवि को यूं अपने करीब आते देख बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। रवि ने जब देखा कि पिया उसके करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो उसने उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर ली और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पिया, और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बेहतर फील ना हो। रवि, जो कि पिया के एकदम करीब था और उसे किस करने के लिए बढ़ रहा था, और इस वजह से पिया काफी नर्वस हो रही थी। रवि ने जब पिया को अनकंफर्टेबल फील करते हुए पाया तो उसने पिया के हेड पर एक हल्की सी किस करते हुए बोला, पिया तुम अपनी आंखें खोल लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रही है। पिया, जो कि घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे खोलते हुए रवि के चेहरे को देखते हुए बोली, रवि वो। पिया अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रवि ने पिया को चुप कराते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है पिया, मैं सब समझता हूँ। और हाँ, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे बुरा लगा, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ हम जब भी किस करें उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो। मैं उस समय तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम खुद ऐसा कुछ चाहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्यार को मेरे वजह से कोई तकलीफ हो। रवि की इन सब बातों को सुनकर पिया के आंखों से आंसू निकल गए और वो बिना कुछ बोले ही रवि को कस के गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रवि कि तुम मुझसे इतना प्यार करोगे। रवि पिया को अच्छा फील कराने के लिए उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो और मेरे लिए क्या स्पेशल किया है वो दिखाओ। पिया रवि से अलग होते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गई। तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। पर ऐसा क्या खास है? एक मजाकिया अंदाज में बोला, पहले तुम अपनी आंखें बंद तो करो। अच्छा लो, बंद कर ली। पिया रवि के आंखों को बंद करे हुए देख अपने हाथों में एक रिंग लिए जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर बोली, रवि क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करोगे? रवि, जो कि अपनी आंखें बंद किया हुए था, पिया की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने पिया उसे प्रपोज कर रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और पिया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम तो मेरी जिंदगी जो, और मैं अपनी जिंदगी को दिल से निकला ही कब जो शामिल करूं, लेकिन तुम्हारी ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आई। तो अपनी हाथ इधर लाओ, मुझे तुम्हें रिंग पहनानी है। ये बोलकर पिया रवि का हाथ पकड़कर रिंग पहना देती है और बोलती है, रवि ये रिंग तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। रवि पिया के बातों को सुनकर बोला, पर तुम तो मेरे पास ही हो तो। हाँ अभी हूँ, पर भगवान ना करे कभी मैं तुम्हारे पास नहीं रही तो। रवि थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम चुप करो। मुझे तो हमेशा ऐसी बात करने से रोक देती हो, पर तुम खुद वही बोल रही हो। रवि का गुस्सा देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आया और वो रवि के गालों पर किस करके भाग गई। रवि अपने गालों पर हाथ से टच करते हुए खुद से ही बोला, इसे पता है कि मेरा गुस्सा कैसे खत्म होगा, जब मैं पास जाता हूँ तो घबरा जाती है, बिल्कुल पागल है। ये बोलकर हंसने लगा और छत से नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर सो गया। इधर पिया भी जब अपने रूम में पहुंची तो रानी अभी तक जग ही रही थी। उसने जैसे ही पिया को देखा अपने बेड पर से उठकर बैठते हुए बोली, आ गई दीदी, पहले मुझे बताइए क्या क्या हुआ? एक्साइटेड होते हुए बोली। पिया बेड पर आकर लेट गई और बोली, आज रवि ने मुझे किस। अभी पिया ने अपना पूरी बात बोली भी नहीं थी कि तभी रानी ने बीच में ही बोल पड़ी, क्या किस? वाओ दीदी, तू चुप करेगी? पहले मेरी बात तो सुन ले, बीच में ही बोलती है हमेशा। अच्छा अब नहीं बोलूंगी, आप बताओ तो। वो मुझे किस करना चाहता था पर मेरी घबराहट देखकर बोला, मैं कभी भी बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें सही फील नहीं हो। ओह जीजू कितना प्यार करते हैं। हाँ ये तो सच है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। अरे दीदी, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, भले ही आप दोनों ने स्वीकार थोड़ा लेट से किया। अच्छा दीदी अब आप सो जाइए, कल पंडित जी भी आ रहे हैं तो फाइनल हो जाएगा कि कब आप दोनों की शादी होगी। ठीक है तू भी सो जा। दोनों बहनें अभी सोने ही वाली थी कि तभी नव्या की नींद खुल गई और उसे भूख भी लग गई। तभी नव्या बोली, बुआ मुझे भूख लगी है, अपने मासूमियत भरे शब्द में बोली। पिया अभी सोने ही वाली थी लेकिन नव्या के जागने के वजह से वो भी उठकर बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। और जाने लगी। दीदी आप सो जाइए, मैं नव्या को बाहर ही कुछ खिला कर ले आती हूँ, रात भी काफी हो गई है और आपको नींद भी आ रही है। और मुझे नींद बजी अभी नहीं लग रही है तो मैं नव्या को कुछ खिला देती हूँ। ठीक है, चलो नव्या, आपको मैं यम्मी यम्मी खाना खिलाती हूँ। ठीक है आंटी, पर मुझे पिज्जा खाना है, आप खिलाओगी? हाँ हाँ आप चलो तो। और दोनों रसोई घर की तरफ चले गए। इधर पिया को भी बहुत नींद आ रही थी तो वो सो गई।
रानी नव्या को लेकर रसोई घर में चली गई। चूंकि नव्या को पिज्जा खाने का मन था तो रानी ने नव्या को बड़े ही प्यार से अपने गोद में उठाया और स्लेट के एक साइड पर बिठाते हुए बोली, बेटा आप यहाँ पर बैठो, मैं बस तुरंत आपके लिए पिज्जा रेडी करती हूँ। नव्या बड़ी ही मासूमियत से पूछी, क्या आपको पिज्जा बनाना आता है? हाँ बिल्कुल, और मैं बहुत ही टेस्टी पिज्जा बनाती हूँ। जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। अब धीरे धीरे नव्या रानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल रही थी। आज तक वो हमेशा से ही दादी के साथ ही रही थी, इसीलिए उसे एक माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। पर रानी का उसे इतने प्यार से खाना खिलाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारी की सारी एक्टिविटी बाहर खड़ी दादी देख रही थी और अपने से ही बोलते हुए बोली, काश मेरी नव्या को रानी के रूप में एक माँ मिल जाती भगवान। वो बच्ची भले ही कुछ बोलती नहीं है पर उसे माँ की कमी बहुत ही खलती है, बोलकर फिर अपने कमरे में चली गई। इधर नव्या अभी भी बैठे हुए रानी को पिज्जा बनाते बड़े ही ध्यान से देख रही थी। रानी नव्या को यूं अपने तरफ इतने ध्यान से देखते हुए देखी तो पूछी, क्या हुआ नव्या, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आई एम सॉरी रानी आंटी। रानी नव्या को सॉरी बोलते देख पूछी, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो? वो आंटी, मैंने आपको पापा से जानबूझकर डांट सुनवाया था ना, इसीलिए। आप बहुत अच्छी हो। रानी नव्या की बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाती हुई बोली, बेटा पर मैं तो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और देखिए आपका टेस्टी टेस्टी पिज्जा बनकर तैयार हो गया। चलिए आप वो सब बात छोड़कर पहले ये बताइए कि मेरा पिज्जा बना कैसा है। वाओ आंटी, देखने में तो सच में ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। रानी पिज्जा का एक टुकड़ा लेके नव्या की तरफ करते हुए बोली, खाने में ये सच में टेस्टी है, आप खा के देखो। नव्या पिज्जा का पहला निवाला जैसे ही खाने के साथ ही बोली, सच में आंटी बहुत टेस्टी है, और एक टुकड़ा उठाकर रानी को खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों पिज्जा खाकर रूम में वापस आ गए। रानी ने अंदर आकर दरवाजा लगा दिया और नव्या को बेड पर लिटाकर खुद भी दूसरी साइड लेट गई और दोनों सो गए। अगली सुबह आलोकनाथ बाहर से आते हुए सभी घरवालों को आवाज देते हुए घर के हॉल में बुलाया। देविका जी रूम से बाहर आते हुए पूछी, क्या बात है जी, आपने सभी को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? दरअसल मुझे आप सभी को कुछ बताना है, इसीलिए मैंने सभी को एक साथ यहीं पर बुला लिया। रवि बोल पड़ता है, क्या बात है पापा? बात यह है कि आज मैं पंडित जी से मिलने गया था। देविका खुशी भाव के साथ पूछी, क्या आप पंडित जी से मिल आए? क्या कहा पंडित जी ने? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ पर सभी बीच में ही रोक दे रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि 2 दिन बाद शादी का एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। क्या सिर्फ 2 दिन ही? इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा जी? आंटी जी आप सारी तैयारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं वो संभाल लूंगी। तभी करण भी बीच में बोल पड़ा, और हाँ अंकल जी, बाहर का सब मैं हैंडल कर लूंगा। आखिर मेरी बहन की शादी हो रही है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आलोकनाथ जी देविका से कहते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारी सारी की सारी टेंशन इन दोनों बच्चों ने दूर कर दी। क्या अब भी तुम्हें कोई परेशानी है? देविका जी खुशी से चहकती हुई बोली, नहीं जी, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अपने बेटे और बहू की स्वागत की जोरों शोरों से तैयारी करूंगी। और फिर सभी हंसने लगे। इधर पिया भी बहुत खुश थी कि 2 दिन बाद वो रवि के साथ उम्र भर के लिए जुड़ जाएगी और रवि उसका हो जाएगा। अभी पिया ये सारी बातें सोच सोच कर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी पीछे से राधा आते हुए बोली, हाँ हाँ हो जा खुश मेरी बेटी का हक लेके, लेकिन ये याद रखना तूने मेरी बेटी का हक छीना है, इसके लिए भगवान तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सब आप क्या बोल रही है मामी? आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है? उदास चेहरे के साथ पूछा। जब राधा पिया को इतनी खरी खोटी सुना रही थी तभी पीछे से रानी आते हुए गुस्से में राधा की ओर देखते हुए बोली, बस करो माँ, आप बिल्कुल ही गलत बोल रही है। जब राधा ने रानी की आवाज सुनी तो तुरंत चुप हो गई और रानी की तरफ मुड़कर बोली, वो बेटा, मैं तो इसे समझा रही थी कि अब इसकी शादी होने जा रही है तो कैसे ये अपने ससुराल में रहना चाहिए। हाँ माँ, मैं सब समझती हूँ कि आप पिया दीदी को क्या समझा रही होंगी, तो प्लीज मेरे सामने ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ आइंदा से आप दीदी से दूर ही रहिएगा, वही बेहतर होगा। और पिया का हाथ पकड़कर बोली, चलिए दीदी यहाँ से, और दोनों वहां से निकल गई। राधा वही खड़ी खड़ी खुद से ही बोली, पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस डायन ने मेरी बेटी पर, जो हमेशा वो उसी की जुबान बोलती है। लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रानी पिया को लेके सीधे अपने रूम में आ गई और पिया को बेड पर बिठाते हुए बोली, दीदी आप माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो तो शुरू से ही ऐसी है, और कल तो आपकी शादी भी है, तो इतनी उदासी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। पिया रानी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मैं जानती हूँ रानी मामी मुझे पसंद नहीं करती है, पर मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है।
वैसे देखा जाए तो वो भी सिर्फ यही चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए, इसीलिए वो ये सब बोल दी। आप तो हमेशा ही दूसरों का अच्छा ही सोचती है। सच में भगवान ने आपको एक ही पीस बनाया है। बोलकर हंसने लगी। पिया थोड़ा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, अच्छा, वैसे मेरे बाद तुम्हारी ही शादी की बारी है। रानी पिया की बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, मुझसे तो कोई भी शादी नहीं करने वाला है दीदी। ऐसा क्यों? मेरी तो सबके साथ लड़ाई ही हो जाती है तो। पिया रानी को समझाते हुए बोली, कोई ना कोई जरूर बनाया होगा भगवान जी ने तेरे लिए जो तुझसे लड़े भी और प्यार भी करे। वैसे तुम किसी को पसंद करती हो क्या? थोड़ा गंभीरता के साथ पूछी। रानी पिया की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, नहीं दीदी, अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। अच्छा, ये सब बातें अब छोड़िए और कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर तो एक के बाद एक रस्म शुरू हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, ये बोलकर पिया बेड पर लेट गई। इधर रवि अपने कमरे में खुशी के मारे इधर से उधर घूमे जा रहा था और खुद से ही बोले जा रहा था, क्या बेटा रवि, आखिर आज पिया तेरी हो ही जाएगी जिसे तूने बचपन से ही चाहा है। अभी रवि ये सब बोल ही रहा था कि तभी आलोकनाथ रवि की सारी बात पीछे से सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंस पड़ा। रवि ने जैसे ही अपने पापा की हंसी की आवाज सुनी तो वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो आलोकनाथ पीछे ही खड़े थे। रवि अपनी लखराती आवाज में बोला, पापा आप यहाँ वो हो। रवि अभी कुछ और बोल पाता उससे पहले ही आलोकनाथ ने उसकी हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला, मैं जानता हूँ बेटा तुम आज बहुत खुश हो। अपने पापा को यूं गंभीर होकर बातें करता देख पूछा, क्या बात है पापा, आपको कुछ कहना है मुझसे? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पिया से बहुत ही प्यार करते हो और वो भी, लेकिन अब पिया तुम्हारी पूरे जीवन एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होंगी। तुम्हें उसे हमेशा ही खुश रखना होगा, उसे कभी तकलीफ मत देना। पापा मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पिया को हर हाल में खुश रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। और उठकर जाने लगे। लेकिन जाते जाते वो रवि को बोल ही दिए कि कल पिया तुम्हारी हो जाएगी, आज सो जाओ बेटा, और हंसकर निकल गए। ये बातें सुनकर रवि भी थोड़ा शर्मा गया और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बेड पर जाकर लेट गया। आज का दिन, आज रवि और पिया की शादी वाला दिन है। सुबह से ही सभी लोग इधर से उधर दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक राधा है जो कि नहीं चाहती है कि रवि की शादी पिया के साथ हो, इसीलिए उसने पिया के जूस में नशे वाली दवाई मिलाकर नव्या के हाथों उसके रूम में भिजवा दिया। पिया बुआ, आपके लिए जूस लाई हूँ, पहले आप ये पी लीजिए, बोली। पिया नव्या को अपने लिए जूस लाए देख उठते हुए बोली, बेटा आपने क्यों लाया? मैं ले लेती ना। अच्छा लाइए, मैं पी लेती हूँ, बोलकर नव्या के हाथों से गिलास लेकर जूस पी लेती है। बाहर से खड़े होकर राधा पिया को जूस पीते हुए देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हुए जा रही थी और धीरे से ये भी बोल रही थी कि अब देखती हूँ कि कैसे होती है तेरी शादी रवि के साथ, अब तो तेरी जगह मेरी बेटी बैठेगी मंडप में। और हंस पड़ी। लेकिन राधा के पीछे ही खड़ी रानी, जो कि वहां से कुछ काम से गुजर रही थी, जैसे ही ये सारी बात सुनी तो बहुत ही घबरा गई और राधा के नजरों से चुप गई और खुद से ही बोली, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर में राधा वहां से चली जाती है, तब रानी पीछे से बाहर निकलते हुए एक मुरझाए आवाज के साथ बोली, मुझे आपसे ये आशा नहीं था माँ, आपने तो सारी हद भी पार कर दी। लेकिन मैं पिया दीदी के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, पहले ही वो बहुत ही कुछ झेल चुकी है। ये बोलकर एक गहरी सांस लेते हुए वहां से पिया के पास जाकर पूछती है, दीदी आप कैसी है? आपको कुछ अजीब फील हो रहा क्या? नहीं रानी, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछी, वो नव्या को आपके लिए जूस लाते हुए देखा ना तो बस इसीलिए पूछ लिया। फिर अपने बात को बदलते हुए बोली, अच्छा दीदी अब आप यहीं रहो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कहीं कोई काम बच तो नहीं गया है ना। वैसे तो मैंने सारा काम पूरा कर लिया है, अब सिर्फ आप दोनों का मंडप में पहुंचना ही बाकी है। पहले तू यहाँ बैठ, अपने पास बैठाते हुए बोली, तू कितना थकी लग रही है, ये ले तू पहले जूस पी ले। पिया जब रानी को इतना थका हुआ देखी तो उसे अपने बैग पर बिठाते हुए बोली, पहले तू यहाँ मेरे पास बैठ, खुद को देख कितना थकी हुई लग रही है। बोलकर उसकी तरफ एक जूस का ग्लास करते हुए बोली, पहले तू ये जूस पी ले फिर काम करने जाना। रानी पिया के हाथ में जूस का भरा ग्लास देखकर चौंक गई और चौंकते हुए ही पिया से पूछी, दीदी आपने अभी तक जूस पिया नहीं है? पिया रानी को यूं चौंकते देख थोड़ा असमंजस से बोली, नहीं वो मैं पीने ही वाली थी कि तभी रवि का कॉल आ गया था, इसीलिए नहीं पी पाई थी। पर तुझे क्या हुआ? तू तो ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैंने जूस नहीं पिया तो तुझे बहुत खुशी है। रानी अपने अंदर की खुशी को शांत करते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछी, अभी तक आपका जूस ऐसे ही धरा है ना, इसीलिए पूछ लिया। अब तो ये गर्म हो गया होगा, मुझे लाइए, मैं बाहर जाकर दूसरा ले आती हूँ। बोलकर पिया के हाथों से जूस का ग्लास ले ली।
अच्छा ठीक है ले जा, पर मुझे अभी वैसे भी जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मेरे लिए मत लाना, तू पी लेना। ठीक है दीदी, बोलकर रूम से बाहर निकल गई और जूस का ग्लास देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच भगवान जी जो आपने दीदी को ये जूस पीने से बचा लिया, नहीं तो अभी वो बेहोश होती। लेकिन अब मुझे बहुत ही चौकन्ना रहना होगा कि माँ कुछ और ना कर दे। बोलकर नीचे चली गई। इधर मंडप पूरा सज चुका था, सभी तैयार भी हो चुके थे। आज रवि किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। क्रीम कलर का शेरवानी पहने हुए, माथे पर सेहरा सजा हुआ था, जिसके कारण वो किसी राजकुमार के भांति लग रहा था। वो बजी मंडप में पहुंच चुका था, अब सिर्फ इंतजार था तो पिया का, जो कि अभी भी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। तभी आलोक जी बोले, अरे भाई सभी तो आ गए, पर अभी तक हमारी बेटी नहीं आई, देविका जी जाइए उसे ले आइए। हाँ जी मैं अभी लेकर आती हूँ। बोलकर पिया के रूम की तरफ चल दी, तभी पीछे से रानी ने बोला, मैं भी आपके साथ दीदी को लेने चलूंगी आंटी। बोलकर वो भी चल दी। इधर पिया रूम में अकेली बैठी मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से देविका ने बोला, आज मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तभी रानी भी बोल पड़ती है, हाँ आंटी आज दीदी वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही है, शायद ही कोई इतना सुंदर लग रहा होगा। और आगे बढ़ते हुए पिया के पास जाकर गले से लग गई। क्या हुआ रानी तुझे? कुछ नहीं दीदी, वो आज आपको दुल्हन के जोड़े में देखकर पापा की याद आ गई। वो हमेशा से ही आपको इस जोड़े में देखना चाहते थे। रानी की बात सुनकर पिया की आंखों से भी आंसू निकलने लगे और वो भी रानी को पकड़कर रोने लगी। तभी देविका उन दोनों के पास आती हुई बोलती है, बस बस आज इतनी खुशी का दिन है और तुम दोनों राजेश भाई साहब को याद करके रोए जा रही हो। वो जहाँ भी होंगे उन्हें कितना दुख होता होगा। रानी देविका की बात जैसे ही सुनी, अपने आप को संभालते हुए बोली, आप ठीक ही कह रही है आंटी जी। और दीदी आप भी प्लीज मन को दुखी नहीं कीजिए, बल्कि खुशी से अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। और हाँ हम आपको यहाँ नीचे ले जाने आए हैं, रवि तो कब से मंडप में बैठा आपका वेट कर रहा है। देविका थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, हाँ पिया बेटा अब जल्दी से नीचे चलो, नहीं तो रवि ऊपर आ जाएगा। फिर हंसने लगी। कुछ देर में देविका और रानी दोनों मिलकर पिया को दोनों तरफ से पकड़े हुए नीचे ला रही थी। सभी की नजर पिया पर ही टिक गई थी। वो आज लग ही इतनी खूबसूरत थी। रेड कलर का लहंगा पहने हुए, बालों का जुड़ा बना हुआ और उस पर से चुनरी ओढ़ी हुई, किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। रवि की नजर जैसे ही पिया पर गई, वो तो उसे बस देखता ही रह गया। रानी रवि को पिया को इस तरह देखते हुए देखी तो रवि के पास जाकर धीरे से बोली, बस बस रवि अब दीदी को घूरना बंद कर दो, नजर लगाकर ही छोड़ोगे क्या? बोलकर हंसने लगी। रवि रानी की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया और अपनी नजर पिया पर से हटाकर सामने देखने लगा। दोनों पिया को लाकर मंडप में बिठा दिया। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उसके बाद रवि ने पिया के गले में मंगलसूत्र पहनाए, फिर मांग में सिंदूर भरा और दोनों के फेरे के साथ शादी संपन्न हुई। ये शादी देखकर राधा मन ही मन बहुत ही कुड़ रही थी और मन में ही सोच रही थी, आखिर ये लड़की नीचे आई कैसे? मैंने तो इसे वो नशे वाली जूस पिला दी थी, तो फिर खैर शादी भले हो गई है, रब मैं इसको कभी भी खुशी से नहीं रहने दूंगी। इसने मेरी बेटी का हक छीना है ना, मैं इससे इसकी सारी की सारी खुशियां ही छीन लूंगी। राधा के ना चाहते हुए भी रवि और पिया की शादी पूर्ण हो जाती है और सभी शादी पूरी होते ही खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। पंडित जी रवि और पिया को कहते हैं, अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर दोनों सबसे पहले आलोकनाथ के पास जाकर उनका पैर छूने ही वाले होते हैं कि तभी आलोकनाथ उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी करण की दादी है, पहले तुम दोनों उनसे आशीर्वाद लो। दादी ने जब आलोकनाथ के मुंह से ये शब्द सुना तो उनके आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगी। इस पर करण दादी से पूछता है, दादी आप रो क्यों रही है? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू है, आज मेरी पिया बेटी की शादी हो गई, यही सोचकर आंख भर आई। इसी तरह सभी एक एक करके आशीर्वाद दिया जा रहे थे। उसके बाद देविका ने रानी को अपने पास बुला के बोला, ऊपर कमरे में सारी सजावट पूरी हो गई है न रानी बेटा? जी आंटी वो सब हो गया है, अब मैं दीदी को ऊपर लेके जाती हूँ। हाँ तुम उसको लेकर ऊपर जाओ, तब तक मैं करण को बोल देती हूँ रवि को अपने कमरे में ले जाए। ठीक है आंटी, बोलकर पिया के पास जाकर बोली, दीदी आप अब कुछ देर अपने रूम में आराम कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी मुझे थोड़ा नींद भी लग रहा है, बोलकर रानी के साथ चल दी। रानी ने जैसे ही पिया को रवि के कमरे की तरफ लेकर जाने लगी तो पिया ने झट से पूछा, तू मुझे रवि के कमरे में क्यों लेके जा रही है? हमारा कमरा तो दूसरी तरफ है ना। दीदी अब वो कमरा सिर्फ मेरा है, आपका तो अब यही कमरा है, और चलिए आप यहाँ बैठ जाइए, रवि के बेड पर बिठाते हुए बोली। पिया रानी की बात सुनकर बहुत ही शर्मा गई और अपनी नजर नीची कर ली। वाओ दीदी, आपको तो अभी से ही शर्माने लगी, अभी तो रवि आया भी नहीं है। तू चुप करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा दीदी गुस्सा मत हो, अब मैं मजाक नहीं करूंगी,
और हाँ, आप यहीं आराम कीजिए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि आंटी को तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तू जा और चाची जी की मदद कर दे। इधर रवि अभी करण के रूम में था, पर उसे पिया के पास आने का मन था, लेकिन वो ये बात किसी से कैसे कहता, इसीलिए चुपचाप वही बैठे हुए था। उसे चुपचाप बैठे हुए देख करण को बड़ी जोर की हंसी आ गई और वो हंस पड़ा। रवि करण को इतने जोर से हंसते हुए देख पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? करण फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर हंसी आ गई। हाँ हाँ, हंस लीजिए जितना भी हंसना हो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तो आप उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते हो, जो कि मेरे साथ हो रहा है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रानी वहां आते हुए बोली, चलिए रवि, ओहो सॉरी, आई मीन जीजू, दीदी आपका आपके कमरे में वेट कर रही है। ये बात सुनकर रवि झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, चलिए मिस साली साहिबा। बोलकर दोनों वहां से निकल गए, लेकिन करण रवि की बातों में ही उलझ गया और सोचने लगा, क्या सच में ये प्यार व्यार होता है या बस ये सब सिर्फ एक झलावा है? खुद से ही पूछता है। इधर रानी रवि को कमरे तक लेके आए और खुद गेट पर खड़ी होते हुए बोली, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते हैं जीजू, पहले आपको मुझे नेक देना पड़ेगा। अब तुमको क्या चाहिए? आज तो कोई मुझे मेरी बीवी से मिलने ही नहीं दे रहा है, क्या बात है? रानी रवि की मजाकिया अंदाज में कहे गए बात पर हंस पड़ी और बोली, अगर आपको अपनी बीवी से मिलना है तो पहले मुझे 50,000 दीजिए, रखिए मेरे हाथों पर। रवि अपने जेब से पैसे निकालते हुए रानी के हाथों में रखते हुए बोला, लो तुम भी क्या याद रखोगी? रानी पैसे लेकर बोली, अब आप दीदी से मिल सकते हैं, जाइए जाइए, और हंसते हुए वहां से चली गई। इधर नव्या अकेली हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था। जब रानी ने उसे यूं अकेली चुपचाप बैठे हुए देखा तो उसे बहुत ही बुरा फील हुआ और वो नव्या के पास जाने लगी, तभी पीछे से दादी ने रानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, उसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो बेटा। रानी दादी की बात सुनकर रुक तो गई, पर दादी का उससे यूं रोकना कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो ज्यादा देर चुप न रह सकी और दादी से अपने मन की बात पूछना ही बेहतर समझा और पूछ ही ली। रानी थोड़ा असमंजस भरी आवाज में बोली, दादी मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? रानी का चेहरा देखकर दादी ने बोला, मुझे पता है बेटी तू मुझसे क्या पूछना चाहती है और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी दूंगी आज। रानी जो कि नव्या के उदास चेहरे को देखकर उसके पास आने लगती है, तभी पीछे से दादी ने उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली, बेटा अभी नव्या को कुछ देर अकेले ही रहने दो। इस पर रानी के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे और वो दादी से पूछी, दादी मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ रानी बेटा तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, मगर फिर भी पूछो तुम्हें क्या पूछना है? रानी थोड़ा गंभीर आवाज में पूछी, दादी मैंने नव्या को कभी भी अपने माँ के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है और ना ही मिस्टर करण को, ऐसा क्यों है? मैं जानती थी बेटा तेरे मन में ये बात ही चल रही होगी। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि नव्या अपनी माँ को याद नहीं करती है, वो तो हमेशा ही अपनी माँ को याद करती है, अभी भी उसका चेहरा इसीलिए उदास है क्योंकि उसे मालती की याद आई होगी। दादी ये मालती कौन है? नव्या की माँ का नाम मालती ही है। करण और मालती की अरेंज मैरिज हुई थी। कुछ दिनों तक तो सब बहुत ही अच्छा था। करण मालती को बहुत प्यार करता था, उसकी सारी विश बोलने से पहले ही पूरी कर देता था और कुछ दिनों बाद मालती प्रेग्नेंट हुई। ये बात जानकर करण की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रानी दादी की बात को बड़े ही गौर से सुन रही थी, फिर बीच में बोल पड़ी, अगर दादी ये दोनों इतना ही खुश थे तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इनकी जिंदगी से मालती जी कहीं गायब ही हो गई, ये वो अब इस दुनिया में। इससे आगे रानी कुछ और बोल पती, उससे पहले ही दादी ने बोल दिया, नहीं रानी बेटा मालती बिल्कुल ही ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब नव्या ने जन्म लिया तो करण बहुत ही खुश था, लेकिन उसके जन्म के बाद से मालती करण से हमेशा लड़ती झगड़ती ही रहती थी। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश भी करी थी कि क्या बात है, पर वो मेरी एक भी नहीं सुनती थी। वो दरअसल बात ये थी कि वो कभी भी मेरे करण से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो किसी और से ही प्यार करती थी और नव्या भी उस दोनों की ही निशानी है। रानी ये बात सुनकर चौंक गई और चौंकते हुए ही बोली, ये क्या कह रही है दादी, आप नव्या करण जी की बेटी नहीं है? रानी को इतने जोर से बोलते देख दादी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो, अगर करण ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। दादी की बात सुनकर अपनी आवाज को धीरे करके बोली, पर दादी ऐसा कैसे हो सकता है, करण जी तो नव्या को कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटा तू ठीक बोल रही हो, करण नव्या को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसको कभी भी दुखी नहीं देख सकता है। वो इसीलिए क्योंकि जब मालती इस छोटी सी बच्ची को जन्म के बाद छोड़कर चली गई थी तो करण ने ही इसे पाला है और इतना बड़ा किया है, इसीलिए वो इससे जुड़ सा गया है, लेकिन वो ये बात नहीं समझता है कि इस बच्ची को एक माँ की जरूरत है, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। दादी की बात सुनकर रानी नव्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या नव्या को ये बात पता है दादी की करण उसके असली पापा नहीं है? तो दादी बोली, नहीं उसे ये बात ना ही पता है और ना ही कभी पता चलेगा।
आप बिल्कुल सही कह रही है दादी, इसे इस बात का कभी भी पता ना ही चले वही अच्छा है। दादी रानी की बात सुनकर हामी भरती हुई बोलती है, हाँ। अब तुम भी जाओ बेटा, कुछ देर आराम कर लो, शादी सब में बहुत ही थक गई हो ना। नहीं दादी आप जाइए, आराम कर लीजिए, मैं नव्या के पास ही रुकूंगी। उसका ध्यान कहीं और लगाना होगा, नहीं तो वो बच्ची ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, नहीं तो आजकल कौन किसी के बारे में सोचता है। भगवान तुम्हें हर खुशी दे, बोलकर वहां से चली जाती है। फिर रानी धीरे से नव्या के पीछे जाकर जानबूझकर उसे डराती है ताकि उसका ध्यान कहीं और लगे। जैसे ही नव्या ने रानी की आवाज सुनी वो डर गई और सोफे पर से उठ खड़ी होकर बोली, आपो आंटी, मैं तो डर ही गई थी। रानी नव्या को गोद में उठाते हुए बोली, अच्छा इसका मतलब कि तुम्हें डर लगता है ना। नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता है वो तो। अच्छा अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो मैं तुम्हें एक बहुत वाली कहानी सुनाऊं। नव्या एकदम चहकते हुए बोली, कहानी, वाओ कितना मजा आएगा, हाँ आंटी सुनाए ना। पहले चलो हम और आप दोनों रूम में बेड पर लेटकर कहानी सुनेंगे, बोलकर उसे अपने साथ ले जाती है। नव्या भी रानी के साथ बहुत ही खुश दिख रही थी। ये सब करण ऊपर से देख रहा था, उसे रानी का नव्या को यूं इतने प्यार से फुसलाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मन ही मन सोच भी रहा था, ये लड़की कितनी अच्छी है, मैंने इसके बारे में बहुत ही गलत समझा था। बोलकर फिर वापस अपने कमरे में चला गया। इधर पिया और रवि की आज फर्स्ट नाइट थी तो दोनों कुछ नर्वस तो थे ही। लेकिन फिर रवि ने बात की शुरुआत करते हुए पिया से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना अजीब लग रहा होगा, इसीलिए तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। पर क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? पिया रवि को यूं बात करते हुए देख थोड़ी हिम्मत आए और बोली, रवि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, पर क्या हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे के साथ कुछ समय नहीं बिताना चाहिए? पिया की बात सुनकर रवि उसकी हाथों को अपने हाथ में रखते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो पिया, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या आज मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? जब पिया ने रवि की बात सुनी तो उसका गाल शर्म से एकदम ही लाल हो गया और नजरें नीचे। फिर रवि धीरे धीरे पिया के करीब जाने लगा और इस बार पिया भी चाह रही थी कि रवि उसे किस करे, इसीलिए वो रवि को अपने पास आने दे रही थी। और कुछ देर में दोनों के होंठ एक दूसरे के ऊपर थे। रवि बड़े ही प्यार से पिया को किस कर रहा था और पिया को भी रवि का यूं किस करना अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक किस करने के बाद दोनों ही सो गए। अगली सुबह, आज पिया का शादी के बाद इस घर में पहला दिन था, इसीलिए वो बहुत ही खुश थी। आज वो सुबह 5 बजे ही जग गई और फ्रेश होकर नीचे रसोई घर में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए आ गई, पर रवि और बाकी सभी घरवाले अभी सो ही रहे थे। पिया खुद में ही खुश होते हुए बोलती है, आज मैं सभी के लिए चाय उनके कमरे में ही लेके जाती हूँ। बोलकर चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद चाय बनकर तैयार हो गया और पिया चाय को ट्रे में लेके सबसे पहले दादी के कमरे की तरफ गई और जाके दादी का दरवाजा खटखटाया। दादी अपनी आंख खोलते हुए बोलती है, कौन है? तभी पिया बाहर से बोलती है, मैं पिया हूँ दादी। दादी दरवाजा खोलते हुए बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों जग गई? दादी आज मेरी शादी के बाद इस घर में पहला दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना सभी के लिए चाय उनके कमरे में ही लेके जाओ। पर बेटा तुम भी तो कल कितना थक गई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ दादी, और आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैं बाकी को भी चाय दे देती हूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम तो किसी की सुनती ही नहीं हो। सभी को चाय देने के बाद पिया अपने रूम में रवि के लिए भी चाय लेके जाती है, लेकिन वो अभी भी सो रहा होता है। पिया चाय की ट्रे को टेबल पर रखते हुए रवि के पास जाकर उसे जगाने लगती है। तभी रवि बोलता है, प्लीज पिया कुछ देर और सोने दो। नहीं रवि, आज मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया है और तुम हो कि सो रहे हो, उठो चाय ठंडी हो जाएगी। अभी पिया अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी रवि पिया की हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है, अब बोलो क्या बोल रही थी मेरी बीवी? रवि की ऐसी हरकत से पिया शर्म से एकदम लाल हो गई और रवि से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो रवि, मुझे मुझे नीचे बहुत काम है। तब इस पर रवि पिया पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोलता है, अच्छा मेरी बीवी को सबके लिए समय है पर अपने पति के लिए समय नहीं है। इस पर पिया कहती है, अच्छा जी मेरे सामने ये नौटंकी नहीं चलेगा, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। लेकिन रवि पिया को नहीं छोड़ते हुए उसके होठों के करीब पहुंच जाता है और उसे एक प्यारी सी किस कर लेता है। जब पिया रवि का होंठ अपने होठों पर पाती है तो वो भी खुश हो जाती है और रवि को किस करने देती है। कुछ देर बाद पिया रवि को खुद से दूर करते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे बहुत काम है। बोलकर दौड़ते हुए नीचे रूम से बाहर निकल जाती है और रवि बेड पर लेटा हुआ हल्की स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी बीवी मुझसे ही शर्मा गई। क्या भगवान, आपने भी मुझे बड़ी प्यारी बीवी दी है।
अभी वो यह सब बोलते हुए चाय हाथ में लिए पी ही रहा था, तभी उसकी कानों में पिया के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो बिना पैर में चप्पल पहने ही अपने रूम से दौड़ते हुए नीचे चला गया। वहां पहुंचकर जब पिया को देखा तो उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, अभी तुम इतने जोरों से क्यों चिल्लाई थी? पिया रवि को देखकर हैरानी से पूछी, तुम यहाँ, तुम फ्रेश भी नहीं हुए हो? वो तो मैंने कॉकरोच को देख लिया था इसीलिए डर गई थी। रवि जब पिया की बातों को सुना तो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? कॉकरोच देखकर कोई ऐसे भला चिल्लाता है क्या? अभी मैं कितना डर गया था कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई चिंता थोड़ी ना है। रवि की बातों को सुन पिया को ये एहसास हुआ कि शायद उसके ऐसे चिल्लाने से रवि बहुत डर गया था, इसीलिए वो उससे गुस्सा है। पर पिया भी जानती थी कि उसे कैसे मनाना है, इसीलिए वो रवि के चेहरे को अपने तरफ करते हुए बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो रवि, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझसे नाराज मत हो। पिया को अपने से ऐसे माफी मांगते हुए देख रवि का गुस्सा गायब हो गया और उसे शरारत सूझी। वो पिया के करीब जाते हुए बोलता है, सोच लो मैं जो सजा दूंगा तुम्हें मंजूर होगा, फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। पिया रवि को अपने इतने करीब देखकर समझ चुकी थी कि वो क्या चाह रहा है, पर फिर भी पिया ने उसको मना नहीं किया और बोली, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है रवि। रवि पिया की बात सुनकर उसके और करीब पहुंच गया, पर इससे आगे और कुछ अभी हो पाता इससे पहले ही वहां रानी जा पहुंची और वो रवि और पिया को इतने करीब देखकर अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी गाइस, पर सच्ची मैंने कुछ भी नहीं देखा। जैसे ही पिया ने रानी की आवाज सुनी तो झट से रवि को धक्का देते हुए अपने से दूर करते हुए बोली, रानी तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? पिया को इस तरह शर्माते हुए देख रानी की हंसी छूट गई। रवि और पिया रसोई घर में थे, उसी टाइम रानी वहां पर आ गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा है। रानी की आवाज सुनते ही पिया रवि को अपने से दूर करते हुए बोली, तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? रानी पिया के पास जाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी सी दी, ये रोमांस ना अपने कमरे में किया करो, नहीं तो सभी देख लेंगे, बोलकर हंसने लगी। रवि रानी की बात सुनकर हंसते हुए वहां से बाहर आकर बैठ गया। इधर पिया रानी के द्वारा हो रही अपनी खिंचाई देखकर बोली, तू अभी यहाँ से निकलती है या मैं चली जाऊं? अच्छा दीदी अब नहीं करूंगी, प्लीज अब आप हंस दीजिए। अच्छा अब ये सब छोड़, और तू ये बता तुझे कुछ चाहिए था क्या? हाँ दीदी, वो मैं नव्या के लिए नाश्ता लेने आई थी, वो फ्रेश हो गई है। लेकिन नव्या नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आएगी? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी वो ठीक है, दरअसल कल रात वो थोड़ी सी उदास थी। रानी की बात सुनकर पिया परेशानी के साथ पूछी, क्यों, उसे क्या हुआ? तब रानी इस पर बोली, दीदी कल उस बच्ची को माँ की याद आ रही थी और जब मैं आपके कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वो हॉल में सोफे पर अकेली बैठी हुई है, इसीलिए उसे मैं अपने साथ ही सुला लिया और अभी उसका नाश्ता भी रूम में ही ले जा रही हूँ ताकि उसे अच्छा फील करा सकूं। रानी की बात सुनकर पिया अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। पिया को खुश देखकर रानी ने पूछा, पर दीदी आप ये तो बताइए कि आप खुश क्यों हैं? तब पिया बोली, क्योंकि मेरी बहन इतनी समझदार जो हो गई है। पहले जरा जरा सी बात पर कितना भड़क जाती थी, पर अब एक बच्ची की खुशी के लिए कितनी कोशिश कर रही है। पिया की बात सुनकर रानी भी बोल पड़ी, पता नहीं दीदी, पर मैं जब नव्या को देखती हूँ ना तो मुझे उसके साथ टाइम बिताने का मन करता है, मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती है। तब इस पर पिया भी बोल पड़ी, हाँ वो बच्ची है ही इतनी प्यारी। अच्छा तू ये सब बातें छोड़ और ये ले नाश्ता, जाकर अपने कमरे में ही दोनों खा ले। रानी ने तब बोला, ठीक है दीदी, बोलकर अपने रूम में चली गई। इधर सभी नाश्ता कर चुके थे, लेकिन नाश्ता करते हुए करण को ना ही नव्या नजर आए और ना कहीं रानी देखी, इसीलिए उसका मन बेचैन हो रहा था। पर वो ये बात किसी को जाहिर नहीं करना चाहता था, पर दादी ने उसकी आंखें पढ़ ली थी। वो समझ गई थी कि उसकी नजरें रानी को ढूंढ रही है, इसीलिए दादी करण के पास जाते हुए बोली, करण बेटा मेरी दवाई रानी बेटी के कमरे में ही रह गई है और मेरा दवाई खाने का टाइम भी हो गया है, क्या तुम मुझे रानी के कमरे से दवाई ला दोगे? पर दादी आप किसी और को बोल दीजिए ना, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करना है। करण की बात सुनकर दादी मन ही मन हंस पड़ी और मन में ही सोची, इसे क्या लगता है, मैं कुछ समझ नहीं रही कि ये किसे ढूंढ रहा है जो कि मुझे ऐसे बहाने बना रहा है। पर मैं भी इसकी दादी हूँ। और करण को बोली, बेटा यहाँ सभी अपने अपने काम कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। दादी की ये बात सुनकर करण भी बोला, ठीक है दादी, मैं आपकी दवाई ले आता हूँ, आप यहीं बैठे। बोलकर वो रानी के कमरे की तरफ चला गया और जैसे ही वो रानी के कमरे के दरवाजा पर पहुंचा तो उसकी नजरें रानी को ही एकटक देखे जा रही थी। ये बात रानी को अभी नहीं पता थी कि करण उसे देख रहा है। कुछ देर तक करण वैसे ही खड़े रानी को निहारता रहा, लेकिन जब रानी की नजर करण पर पड़ी तो वो अकचका गई और झट से अपने रूम में बाथरूम की तरफ दौड़ी और अंदर जाके गेट लॉक करते हुए एक गहरी सांस ली।
दरअसल बात ऐसी थी कि रानी के पास कुछ मिनी ड्रेस थे और जब नव्या ने उसे देखा तो वो जिद करने लगी कि आप ये पहन कर मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी। इसीलिए नव्या वो ड्रेस पहनकर उसे दिखा रही थी, तभी करण वहां आ गया था और उसे उस ड्रेस में देख लिया। इसीलिए रानी वहां से भागकर बाथरूम में चली गई थी और करण अपने आप को संभालते हुए नव्या के पास जाकर बैठे थे हुए उसे गोद में लेकर पूछा, बेटा आज आप नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आए, आपकी तबीयत ठीक है ना? इस पर नव्या करण के गोद में चिपकते हुए बोली, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे रानी दीदी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उन्हीं के रूम में नाश्ता कर रही हूँ। मैंने तो दीदी को वो ड्रेस पहनने को बोला और वो मेरे लिए पहनी वो ड्रेस, उसमें दीदी कितनी खूबसूरत लग रही थी, है ना पापा? डॉट डॉट डॉट। इस पर करण के अंदर छुपे भावना निकल गए और वो बोल पड़ा, हाँ आपकी दीदी सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये बात रानी ने सुन ली। ना जाने क्यों पर उसे इस बात पे गुस्सा नहीं आया बल्कि एक खुशी सा महसूस हुआ। पर जैसे ही करण ने रानी को बाहर आते देखा तो बेड पर से खड़े होते हुए बोला, आई एम सॉरी। रानी जैसे ही अपने बाथरूम में बाहर निकलती है, करण झट से बेड पर से उठकर खड़े होते हुए धीरे आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी। वो मैं यहाँ दादी की दवा लेने आया था पर गलती से तुम्हें वो ड्रेस में, मुझे माफ कर दो। इस पर रानी भी थोड़ी शर्म भरी आवाज में बोली, कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती, मुझे ही दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था, पर अब जो हो गया सो क्या कर सकते हैं। वैसे आपको दादी की दवा चाहिए थी ना, आप एक मिनट यहीं रुकिए मैं लेके आती हूँ। ये बोलकर रानी अपने कब्र से दवा लेने चली गई। इधर नव्या भी रानी के कमरे से बाहर खेलने जा चुकी थी, इसीलिए करण ने रानी से बात करनी चाहिए और वो पीछे से ही रानी को बोलता है, मुझे तुमसे कुछ और भी काम था रानी। रानी करण की बात सुनकर पीछे पलटकर पूछी, मुझसे काम था? ऐसा क्या काम है बोलिए। वो दरअसल मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था, पर अभी मुझे ये मौका मिला तो मैंने बोल दिया। करण की थैंक्स सुनकर कुछ देर तक तो रानी सोचती रही कि आखिर करण उसे थैंक्स बोल क्यों रहा है। पर जब वो करण का चेहरा बार बार देखी जा रही थी तो इस पर करण ने बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रही होंगी ना कि आखिर मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों बोला, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो। वो जब भी सैड होती है तुम उसे हमेशा खुश कर देती हो, अब तो वो तुम्हारे साथ काफी खुश रहती है और ये सब तुमने बिना कोई मकसद के की हो, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। जब रानी ने करण की बात सुनी तो वो बिना देरी के ही बोल पड़ी, देखिए मिस्टर करण, आप भले ही नव्या के पापा है पर पता नहीं क्यों मैं उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख पाती हूँ। मुझे उसके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ, ना कि आपके लिए। रानी की बात सुनकर करण अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जब तुमने नव्या के साथ इतनी गहरी दोस्ती कर ही ली है तो क्या उसके पापा के साथ दोस्ती कर सकती हो, थोड़ा हिचकते हुए बोला। रानी करण की बात सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आपको मुझसे दोस्ती करनी है, क्या बात है मिस्टर करण? जब करण ने रानी को यूं हंसते हुए देखा तो थोड़ा रूडली पूछा, इसमें हंसने की कौन सी बात है जो तुम इतनी हंस रही हो, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछा। तब रानी ने अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, अच्छा अच्छा करण जी सॉरी, पर आपने जैसे बोला ही कि मेरी हंसी छूट गई। ऐसे कौन फ्रेंड बनता है? अच्छा तब कैसे बनता है तुम ही बता दो। जब आप किसी को अपना दोस्त बनाते हो तो आप उससे हर बात शेयर करते हैं। क्या आप मुझसे सारी बात शेयर करेंगे, तभी मैं आपको अपनी फ्रेंड बनाऊंगी। रानी की बात सुनकर करण बोलता है, ठीक है लेकिन फिर तुमको भी मुझे सारी बात बतानी होगी। तब आज से हम फ्रेंड्स, करण ने अपनी हाथ बढ़ाते हुए बोला। तो रानी ने भी करण से हाथ मिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। ये सारी बात दादी बाहर खड़े खड़े सुन रही थी और मुस्कुरा भी रही थी कि ये दोनों कितने नासमझ है। प्यार दोनों को ही एक दूसरे से है पर इस बात का एहसास नहीं है। यही सोच के बोली, कोई बात नहीं, इस दोनों को मैं एहसास दिलाऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बोलकर वहां से चली गई। करण भी दादी की दवाई रानी से लेकर नीचे दादी के पास आकर दे दिया और अपना कुछ काम करने चला गया। इधर रवि अपने कमरे में बैठे बैठे भगवान को बोले जा रहा था, क्या भगवान जी आप भी मेरी हालत नहीं समझ रहे हैं, मैं जितना भी कोशिश कर लूं पिया के साथ कुछ टाइम बिताने का, पर हर बार कोई ना कोई आके पिया को मुझसे दूर ले जाता है, अब आप जी कोई रास्ता दिखाओ प्रभु प्लीज। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी रानी रवि के कमरे में आते हुए बोली, तथास्तु पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलकर हंसने लगी। रवि ने जैसे ही रानी की आवाज सुनी तो झट से अपनी आंखें खोलते हुए पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? रवि की बात सुनकर रानी उसके पास आकर बैठती हुई बोलती है, मैं तो तुम्हारा काम करने ही आई हूँ बच्चू। रानी की बात रवि नहीं समझ पाता है, इसलिए वो रानी से ही पूछता है, मेरा कौन सा काम? इस पर रानी बोलती है, अभी तुम ही तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पिया दीदी के साथ थोड़ी टाइम बिताने का मौका मिले। इस पर करण बोलता है, हाँ वो तो है, पर इसमें तुम मेरी कैसे मदद करोगी? वही तो मेरा कमाल है, बस तुम कल कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगी। बोलकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ला ली।
रानी ने पहले से ही सारे घर वालों से बात कर ली थी रवि और पिया को कहीं बाहर भेजने की, लेकिन ये बात ना ही रवि को पता थी और ना ही पिया को। दोनों ही इस बात से अनजान थे, लेकिन जब से रानी ने रवि को बोला था कि कल वो और पिया कहीं बाहर जाएंगे, तब से उससे ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी कि आखिर रानी ने सोचा क्या है। पर ये बात तो उसे कल ही पता लगनी है, इसीलिए वो बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने बेड पर ही सो गया। जब पिया रूम में आई तो देखी कि रवि सोया हुआ है और उसे ठंड लग रही है। तब उसने बड़े ही प्यार से रवि को कंबल उड़ा दिया और खुद भी उसके बगल में सो गई। अगली सुबह रानी सभी घरवाले के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां रवि और पिया अपने कमरे से आते हैं। उन्हें देखकर रानी उठकर दोनों के पास जाती हुई बोलती है, हो गया सारा सामान पैक। इस पर रवि और पिया एक दूसरे के मुंह देखने लगे और धीरे आवाज में पिया बोली, सामान क्या पैक करना है? तब देविका आगे आते हुए बोली, हाँ बेटा, क्योंकि तुम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो सामान तो पैक करना पड़ेगा ना। रवि ने जैसे ही देविका के मुंह से स्विट्जरलैंड जाने का बात सुना, वो पिया का मुंह देखता ही रह गया। और सेम स्थिति पिया का भी था। तभी रवि बोलता है, माँ आप ये क्या कह रही है, हम लोग स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? तभी इस पर रानी चाहते हुए बोली, हाँ जीजू, आप दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं ना गए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप दोनों को कहीं भेजा जाए। सभी की बात सुन रवि पिया बोले, इस सब की क्या जरूरत है माँ जी, मुझे आप सभी के साथ ही रहना है, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। तभी करण बोलता है, वो तो तू हम लोगों के साथ हमेशा रहती ही है ना, कुछ देर अपने पतिदेव को भी दे दो। ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। तभी आलोकनाथ बोला, आज शाम 4 PM की फ्लाइट है तो तुम दोनों समय पर घर से निकल जाना। तब रवि ने हाँ में जवाब दिया और दोनों अपने रूम में सामान पैक करने चले गए। अब शाम हो चुकी थी, रवि और पिया भी घर से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक से एक काली बिल्ली उन दोनों का रास्ता काट देती है। ये देखकर पिया के साथ साथ बाकी सभी घरवाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन रवि इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और बाकी सभी घरवालों को भी मना लिया इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। इधर ये दोनों निकल गए, लेकिन पिया अभी भी उदास ही थी। पिया को ऐसे उदास देख रवि ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी वही सोच रही हो, पर तुम मेरा यकीन करो कि हमें ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा। बहुत मजा आएगा वहां पर। रवि की बात सुनकर भी पिया के चेहरे पर से उदासी का बादल नहीं छटा था, लेकिन वो रवि के लिए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लेट हुए हामी भर दी। कुछ देर बाद वो दोनों ही स्विट्जरलैंड लैंड करने ही वाले थे, इसलिए वो दोनों सोए नहीं थे। इधर सभी घरवाले अपने अपने कामों में लगे थे, पर देविका का मन उसी बात को लेकर बहुत ही बेचैन था। जब राधा ने देविका की ऐसी हालत देखी तो और जानबूझकर उसे कुछ से कुछ बोलकर डराने लगी। राधा की बात सुनकर सच में देविका अंदर ही अंदर बहुत ही डर गई थी। पर जब रानी ने अपने माँ को ऐसा करते हुए देखा तो रह नहीं पाए और वो वहां पर आते हुए राधा को डांटने लगी और बोली, माँ आपको क्यों कुछ समझ नहीं आता है, कहीं भी शुरू हो जाती है। कम से कम आंटी की हालत तो देखिए, लेकिन आपको किसी से क्या ही फर्क पड़ता है। बोलकर उसके बाद देविका के पास आके बोली, आंटी आप दीदी और रवि का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और अभी कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली है, तब मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगी, ठीक है ना। तभी देविका जी बोली, शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेटा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बोलकर अपने काम करने लगी। देविका को तो रानी ने समझा दिया, पर उसके खुद के मन में भी बहुत ही घबराहट हो रही थी, जिसे वो किसी से कह नहीं रही थी। इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई और जाकर एक साइड बेड पर बैठ गई। उसी समय उसके रूम की तरफ से करण गुजर रहा था, लेकिन उसकी नजर जब रानी पे पड़ी तो वह रानी के कमरे में आते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रानी करण की आवाज सुनते ही अपने बेड पर से खड़ी होकर बोली, कुछ तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही, दीदी भी नहीं है ना घर पर तो मन नहीं लग रहा था, सो यहाँ आकर ही बैठ गई। जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है तो कोशिश ही क्यों करती हो? रानी के पास आते हुए बोला और फिर रानी को बेड पर बिठाते हुए खुद भी बैठकर बोला, तुम भूल गई कि अब हम दोस्त हैं और हमने क्या प्रॉमिस किया था। रवि और पिया दोनों निकल गए हैं, लेकिन इधर देविका अभी भी उसी बात को लेकर परेशानी थी। देविका को तो जैसे तैसे रानी ने मना लिया, पर वो खुद ही उस बात से बहुत घबराई हुई थी। जब करण ने रानी को ऐसे गुमसुम बैठे हुए देखा तो वो उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या बात है रानी, मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। करण की बात सुनकर रानी पहले तो बात को घुमा देती है, पर जब करण नहीं मानता है तो बोलती है, वो दरअसल बात ये है कि आज जब से दीदी और रवि के जाने टाइम वो काली बिल्ली रास्ता काट दी थी, उस टाइम से ना जाने क्यों पर मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, बार बार गलत विचार मेरे मन में आ रहे हैं। करण रानी की परेशानी सुनकर थोड़ा हंस पड़ा और बोला, तुम जैसी लड़की भी इन सब चीजों में बिलीव करती है। रानी ने जब करण को हंसते देखा तो थोड़ा सेठ भरी आवाज में बोली, आप जो सोचो ये तुम्हारी मर्जी है, पर मैं भी एक लड़की हूँ,
ना कि आजकल की, और मेरा मन वैसे भी कुछ ठीक नहीं है, प्लीज आप मुझे कुछ समय अकेले रहने दीजिए। रानी की ऐसी बात सुनकर करण थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोला, मैं समझता हूँ कि तुम परेशानी हो, पर क्या तुमको ये सही लग रहा है? रानी करण की तरफ देखते हुए पूछी, क्या सही लग रहा है? अभी तुम ही ना नीचे देविका आंटी को इसी टॉपिक पर समझा रही थी और खुद वही कर रही हो। तो आप हमारी बात सुन रहे थे? नहीं, नहीं, वो तो मैं दादी के पास जा रहा था तो सुनाई दे गई, पर वो बातें बिल्कुल ठीक कही थी तुमने, कि उस सब से कुछ नहीं होता है, बल्कि भगवान जो चाहते हैं वो होता है। रानी करण की बात सुनकर बोली, शायद आप सही ही बोल रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसीलिए मुझे ये सब ख्यालात आ रहे हैं। वैसे थैंक्स। करण रानी की ओर बड़े अजीब निगाहों से देखते हुए बोला, ये थैंक्स किस लिए? इस पर रानी ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लेते हुए बोली, क्योंकि आपने मुझे अच्छा फील कराया ना, इसलिए। वैसे आप इतने भी खड़ूस नहीं है, धीरे से बोली, पर करण ने सुन लिया और रानी के इधर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं खड़ूस दिखता हूँ? जब रानी ने करण को गंभीर होकर पूछते देखा तो वो थोड़ा डर गई और अपनी हकलाती हुई आवाज से सॉरी बोलने लगी। रानी को डरे हुए देख करण समझ गया कि शायद वो उससे डर रही है, इसीलिए वो रानी का हाथ धीरे से अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, पर शायद तुम डर गई हो, इसीलिए सॉरी। करण की ऐसी बात सुनकर रानी कुछ देर उसके चेहरे को ही निहारती रही और सेम हाल करण का भी था, वो भी रानी की खूबसूरत आंखों में कहीं खोसा गया था। करण रानी को देखते देखते उसके बहुत करीब जा पहुंचा था, इस बात का दोनों को ही अंदाजा नहीं था। करण अपना चेहरा रानी के होठों के पास लेके जाने लगा और रानी के होंठ पर किस करने के लिए उसके होंठ भी बेताब थे। रानी को भी उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना आंख बंद कर ली थी। और कुछ देर बाद ही करण के होंठ रानी के होंठ के ऊपर थे और करण बड़े ही पेशेंटली रानी को किस किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद खिड़की की खटखटाने की आवाज हुई, शायद हवा के कारण हुई होंगी, जिससे उन दोनों का ही संस वापस आ गया। और जैसे ही रानी को ये समझ आया कि अभी क्या हो रहा था, वो झट से करण को अपने आप से धक्का देते हुए दूर की और बिना कुछ कहे सुने कमरे से भाग कर चली गई। इधर करण अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से ही बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया करण? आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? वो तो बस तुम्हारी दोस्त थी, पर पता नहीं अब रानी मेरे बारे में क्या सब सोच रही होंगी। अगर मैं उसे कुछ समझाऊंगा भी तो नहीं सुनेगी। इधर रवि और पिया का फ्लाइट लैंड होने वाला था कि तभी एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। पिया को जब एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो उसने रवि का हाथ कसकर पकड़कर बोली, मैं पहले से ही बोल रही थी ना रवि कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब हम नहीं बच पाएंगे। डरे हुए आवाज में बोली पिया की बात सुन रवि उसको कसकर अपने बाहों में लेते हुए बोला, हमें कुछ भी नहीं होगा पिया, तुम घबराओ मत, अभी तो हमें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। वो बोल तो रहा था पर उसका मन भी ये बात जानता था कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो पिया को बहुत कसकर अपने गले लगाए हुए था। जब पिया ने रवि को यूं कसकर गले लगाते महसूस किया तो वो बोली, मैं जानती हूँ रवि कि तुम भी ये समझ चुके हो कि हमारे बचने की अब कोई रास्ता नहीं है, पर मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे तुम्हारे साथ जीवन ना तो मरना तो दिया ना। पिया की बातों से रवि को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, पर वो कर भी कुछ नहीं सकता था। स्विट्जरलैंड वाली फ्लाइट अचानक तूफान आने के कारण एक पहाड़ से जा टकराया, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और कुछ पैसेंजर नीचे नदी में गिर गए तो कुछ की वही घटना पर ही मौत हो गई। इधर रवि और पिया के घर से जाने के बाद वैसे भी किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सभी कोई ना कोई काम करके अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए नव्या भी चुपचाप हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी का चैनल बदल रही थी कि अचानक उसने रानी को जोरों की आवाज लगाई, रानी आंटी, आंटी प्लीज जल्दी यहाँ आओ। रानी नव्या को ऐसे चिल्लाते सुन घबरा गई और दौड़ते हुए हॉल जा पहुंची और नव्या के पास जाकर पूछी, क्या हुआ नव्या बेटा आपको, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बोलते हुए एक गहरी सांसें छोड़ी। रानी अभी एक चैन भरी सांस ली ही थी कि तभी नव्या रानी को पकड़ते हुए बोली, आंटी टीवी की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोली। जब रानी ने नव्या का इशारा का पीछा किया तो टीवी पर नजर जा पड़ी, जिसमें न्यूज देख उसके तो होश ही उड़ गए और वो नीचे जमीन पर गिर गई। तब तक बाकी के घरवाले भी हॉल में पहुंच गए थे। जैसे ही करण ने रानी को जमीन पर गिरे देखा तो झट से उसके पास जाकर उसे उठाकर सोफे पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बाकी के लोगों को भी यही जानना था कि आखिर रानी को क्या हुआ जो वो यूं जमीन पर गिर गई। सभी उससे लगातार यही पूछे जा रहे थे, किसी का भी ध्यान टीवी पर चल रहे न्यूज पर नहीं गया था। तभी रानी ने करण को पकड़कर ही रोने लगी। रानी का ऐसे करण को पकड़कर रोना सबको बहुत ही परेशान कर रहा था। खुद करण भी बहुत घबरा गया था कि आखिर रानी को हुआ क्या है। तब तक नव्या ने करण की तरफ देखते हुए बोली, पापा टीवी पर न्यूज दे रहा है कि। नव्या का इतना कहना था कि सभी की नजर न्यूज की तरफ गई, जहां बार बार यही दिखाया जा रहा था कि स्विट्जरलैंड जाने वाली फ्लाइट का अचानक तूफान आने की वजह से क्रैश हो गया।
जैसे ही ये न्यूज सभी ने देखा, देविका तो वहीं बेहोश हो गई। दादी भी जोर जोर से रोने लगी, करण भी रोने लगा और आलोकनाथ को भी हार्ट अटैक आ गया। इस सब में आज पहली बार राधा को सच में बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उसने ये नहीं चाहा था कि रवि की जान चली जाए। भले ही वो पिया को नहीं देखना चाहती थी, पर रवि के लिए आज उसे भी बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए वो देविका को संभाल रही थी। और जब आलोकनाथ अपने सीने पकड़ते हुए जमीन पर गिरा तो करण दौड़ते हुए उनके पास जाकर जमीन पर बैठते हुए बोला, अंकल जी आपको क्या हो गया? और उनका सर को अपने गोद में ले लिया। सभी की ऐसी हालत देखकर रानी खुद को संभालते हुए करण के पास जाकर बोली, शायद अंकल जी को हार्ट अटैक आया है, आप प्लीज जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, मैं यहाँ इन सबको संभालती हूँ। रानी को यूं देखकर करण को थोड़ा हिम्मत मिली और वो आलोकनाथ को अपने गोद में उठाकर बाहर चला गया और गाड़ी में जाकर उन्हें लिटाते हुए खुद ही ड्राइव करके निकल पड़ा। इधर रानी जैसे तैसे अपने माँ की मदद से देविका को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देती है और घर के फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। तब तक दादी को समझाने की भी कोशिश करती है कि उनके रोने से शायद देविका आंटी की तकलीफ और बढ़ेगी, इसीलिए उनको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। रानी की बात सुनकर दादी भी उससे लिपट कर रोते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ, पर मैं अपने मन को कैसे समझाऊं कि अब पिया और रवि हमारे साथ नहीं रहे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देविका बेटा को मेरी वजह से और ज्यादा तकलीफ ना हो। रानी भी दादी को पकड़े हुए मन ही मन काफी रोए जा रही है, पर अभी उसको कमजोर नहीं पड़ना है, इसलिए अपना दुख वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंच गई और वो देविका की जांच कर रही है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। तभी रानी ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर इनको? शायद इनको किसी बात का गहरा सदमा लगा है, इसीलिए ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाई दे देती हूँ, आप इन्हें टाइम टाइम पर दे दीजिएगा और हाँ ये खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें और कोई सदमा ना लगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सारी बात जानकर रानी की तो जान ही सूख गई और वो सोचने लगी, अब मैं आंटी को कैसे समझाऊंगी कि रवि और पिया दीदी हमें छोड़कर क्यों चले गए, और मैं उन्हें कैसे कहूँ कि आप टेंशन ना ले, आखिर वो दोनों इनकी जान थी और जब वो नहीं रहे तो इनका तो ये हालत होना ही था। पर अपने मन पर काबू करते हुए रानी ने डॉक्टर को बोला, जी डॉक्टर मैं आगे से ध्यान रखूंगी, बोलकर माँ को इशारा करी कि वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आए। राधा ने रानी का इशारा समझते हुए डॉक्टर को बाहर छोड़ने चली गई। रानी भी वहीं देविका के पास ही बैठ गई और अपने आंखों की भींगी भींगी पलकों को झपकाते हुए पिया और रवि के साथ बिताए हुए खुशी के पल को याद करने लगी। नव्या भी रानी के बगल में ही बैठ गई। इधर करण भी जैसे तैसे स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते हुए आलोकनाथ को हॉस्पिटल लेके पहुंच गया और गाड़ी से उन्हें गोद में लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। जैसे ही कुछ डॉक्टर ने देखा कि मिस्टर करण आए हैं तो वो लोग तुरंत वहां पर आए और बोले, मिस्टर करण आप यहाँ, वो भी इस हालत में? डॉक्टर की बात सुनकर करण ने बोला, प्लीज आप पहले इन्हें देखिए, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया है। जैसे ही डॉक्टर ने ये सुना वो लोग तुरंत ही आलोकनाथ को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर लेके चले गए और करण बाहर ही रुककर प्रार्थना कर रहा था कि अंकल जल्द ठीक हो जाए। रवि और पिया की मौत की खबर सुनते ही सारे घर वाले अपना सूध-बूध खो बैठे थे। ऐसे में करण और रानी ने हिम्मत करके जैसे तैसे पूरे परिवार को संभालने में लगे हुए थे। एक साल बाद हरियाणा राज्य के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका नाम नायक यादव था, वो भी उस फ्लाइट में था जिसमें पिया और रवि सफर कर रहे थे। संजोग से उस दिन उसकी जान बच गई थी और वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचकर एक चैन की सांस लिया, तब तक उसे पिया वही पानी में डूबती हुई नजर आई। चूंकि नायक यादव एक उम्रदराज आदमी था, लेकिन उसकी एक भी औलाद ना थी। इसी कारण जब उसने पिया को पानी में डूबते हुए देखा तो उसके अंदर के पिता का प्यार जाग उठा और उसने झट से पिया को पानी से बचाकर हॉस्पिटल ले गया। नायक यादव तो बिल्कुल ठीक था, शायद भगवान की कृपा से, पर पिया की सांसें तो चल रही थी लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही जख्म हुए थे जिसके चलते वो तड़प रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर नायक यादव को बड़ा ही कष्ट हो रहा था, क्योंकि पिया को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसी की बेटी है। कुछ देर बाद डॉक्टर नायक जी के पास आकर बोला, देखिए नायक जी, आपकी पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, उसके चेहरे पर काफी जख्म हुए हैं, हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आपको जल्द ही सारे डॉक्यूमेंट फिल अप करना होगा। नायक जी डॉक्टर की बात सुनकर घबराते हुए बोला, देखिए डॉक्टर, आपको जो भी करना पड़े करिए और आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो मैं दूंगा, पर इस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, ये बोलकर डॉक्टर चला गया। इधर रवि को भी एक मछुआरे ने बचा लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब रवि भी फ्लाइट से नदी में गिरा था तो उसकी भी सांसें चल ही रही थी और एक मछुआरे ने पहले से ही उस नदी में जल बिछा रखी थी, इसलिए रवि नदी की बहाव में नहीं बहा और मछुआरे की जल में फंस गया।
जैसे ही मछुआरे ने अपने जाल को नदी ने निकाला तो उसमें एक इंसान को देखकर बहुत ही डर गया और अपने साथी सबको आवाज देके बुलाने लगा। उस मछुआरे का नाम इकबाल था, जो कि एक मुस्लिम था, पर वो दिल का बड़ा ही नेक बंदा था, इसलिए वो रवि को बिना किसी भेदभाव के जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और उसको वहां भर्ती करवा दिया। इधर मुंबई शहर के एक बड़े ही खुशमिजाज रहने वाले घर में पिछले 1 साल से मनहूसियत छा गई है। जी हाँ, ये घर और किसी का नहीं बल्कि रवि का ही है। जब से वो दोनों इन सभी की नजर में मरे साबित हुए, तब से दादी तो भगवान की ही पूजा पाठ में लीन रहने लगी और देविका, आलोकनाथ दोनों बीमार ही रहने लगे। अब सिर्फ करण और रानी ही थे जो पूरे घर को किसी तरह संभाले हुए थे। करण आलोकनाथ का ऑफिस का काम देखता और रानी घर में ही रहकर इन सभी का ध्यान रखती थी। लेकिन इन दोनों की जिंदगी में भी कुछ दूरियां आ गई थी। शायद ये दोनों अपने अपने कामों में ही उलझ कर रह गए थे। यही वजह थी कि ना तो ये कभी बात करते और ना ही एक दूसरे की तरफ देखते। लेकिन अब तो ये नियति ही बन गई थी इन सभी का, बस जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब खुदा किसी के साथ होता है तो उसे मौत भी नहीं मार सकती है। रवि और पिया के साथ भी तो यही हुआ। फ्लाइट क्रैश होने के बावजूद दोनों नहीं मरे, हाँ, लेकिन इन दोनों की जिंदगी जरूर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गई। पिया की चेहरे की सर्जरी के बाद वो अब देखने में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसे अपना अतीत भी कुछ याद नहीं था। इसीलिए नायक यादव ने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम छवि रख दिया और हरियाणा लेके चले गए। इधर रवि की भी याददाश्त खत्म हो गई थी इतनी ऊपर से गिरने के बाद, इसलिए वो भी इकबाल के साथ ही रहने लगे और उसे ही अपना परिवार बना लिया था। इकबाल के परिवार में उसकी पत्नी सरिता और एक छोटा बेटा आरव था और अब रवि भी इकबाल का छोटा भाई बन गया था और आरव को भी बहुत प्यार करता था। लेकिन अब रवि और पिया दोनों की ही असलियत ही बदल चुकी थी। रवि का नाम राघव हो गया था और पिया के छवि नायक यादव की लाडली बन चुकी थी इन 1 साल में। और अब वो पहले की तरह सीधी शादी सिंपल सी लड़की मात्र नहीं रही थी, बल्कि अपने रुतबे के हिसाब से काफी मॉडर्न बन चुकी थी। दिखने में तो पहले से और भी खूबसूरत हो ही गई थी और अब तो जीन्स उस पर क्रॉप टॉप पहनने लगी थी, जिससे वो एकदम कमसिन कली के जैसे लग रही थी। जब कभी भी कहीं बाहर निकलती तो लड़कों की नजर उस पर ही थम जाया करती थी और इससे बिल्कुल ही अलग थी राघव की जिंदगी। उसे हर दिन मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी और वो लड़कियों सब के चक्कर से दूर ही रहता था, सिर्फ अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के बारे में सोचता रहता था। ऊपर से छवि हरियाणा में थी और राघव बिहार राज्य में। क्या अब ये दोनों कभी भी मिल पाएंगे और इनका प्यार मुकम्मल हो पाएगा, ये तो अब भगवान ही जानते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए, लेकिन अभी भी आलोकनाथ का पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए करण ही उनका सारा ऑफिस का काम देख रहा था। इसी सिलसिले में आज वो आलोकनाथ के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंकल जी? आलोकनाथ जी चूंकि वो पैरालिसिस मारने के कारण ज्यादा हिल तो नहीं सकते थे पर बोल सकते थे, इसीलिए उन्होंने करण को देखकर बोला, आ जाओ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, ये घर के बेटे हो आप। करण अंदर आते हुए आलोकनाथ के पास जाकर बैठ गया और पूछ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो दिन भर आपसे मिल ही नहीं पाता हूँ, थोड़ा उदासी भरे आवाज में बोला आलोकनाथ जी। करण की बात सुनकर बोले, आप उदास क्यों है बेटा? मैं जानता हूँ कि जब से रवि गया है घर और सभी घर वालों की जिम्मेदारी आप पर और रानी बिटिया पर ही आ गया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितना परेशानी रहते हैं, भले जाहिर नहीं करते हैं पर हम भी आपके अंकल हैं, सब समझ में आता है। नहीं अंकल प्लीज, आप ये सब बोलकर मुझे पराया कर रहे हैं। इस घर का काम मुझे अपना सब लगता है, इसलिए मैं भी उन दोनों के जाने के बाद यहीं रह गया। आप लोगों के बिना शायद अब मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अच्छा आप ये सब छोड़िए, मैं आपसे एक फाइल पर सिग्नेचर लेने आया था और आपने मुझे इमोशनल कर दिया, थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला करण। किया सिग्नेचर वाली बात सुनकर आलोकनाथ बोले, बेटा मैं कैसे करूं साइन, मेरे तो हाथ भी पूरी तरीके से नहीं चलते हैं, उदास भरी आवाज में बोला। इस पर करण आलोकनाथ का हाथ उठा के उसमें पेन पकड़ाकर और सहारा देते हुए बोला, ऐसे अंकल आप भी नहीं, जब आपका दूसरा बेटा है आपके साथ तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? करण किया बातों ने अब धीरे धीरे आलोकनाथ को बेहतर फील कराना शुरू कर दिया था और वो करण में ही अपने बेटे को महसूस करने लगे थे। जब करण साइन लेके जाने लगा तब धीरे से आलोकनाथ बोलते हैं, सुनो बेटा। करण पीछे मुड़ते हुए बोला, हाँ अंकल जी बोलिए, आपको कुछ काम था क्या? इधर आके पहले मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना था, थोड़ा हक जताते हुए बोले। आलोकनाथ का यूं हक के साथ बोलना शायद करण बहुत ही अच्छा लगा था और वो बिना देरी किया जाके आलोकनाथ के पास बैठते हुए बोला, हाँ अंकल बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे मुझसे? तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक, आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे।